दोस्तों, कभी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रह चुकी ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी हैं। पहले उन्होंने संगम में 3 बार डुबकी लगाई, फिर अपना ही पिंडदान किया। इसके बाद अखाड़े में ही उनका पट्टाभिषेक हुआ, जिसके बाद उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्हें नया नाम भी मिला है। अब वह ममता नंदगिरी के नाम से पहचानी जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज महामंडलेश्वर की उपाधि ग्रहण करने वाली ममता कुलकर्णी कभी इस्लाम धर्म अपना चुकी थी? क्या आप यकीन करेंगे कि पूरे तन को ढकती दिखती ममता कुलकर्णी कभी टॉपलेस फोटोशूट से पूरे भारत में बवाल का कारण बन गई थी? आखिर क्या है इनका ड्रग माफिया के साथ अफेयर और शादी का सच? क्यों इन्हें भारत छोड़ना पड़ा? भारत छोड़ने के बाद कैसी थी इनकी जिंदगी? फिर कैसे ये बन गई साध्वी? क्या था 2000 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का वो जाल? क्या है 1 करोड़ 25 लाख और बिहार के नेता का वो किस्सा? क्यों इनके नाम निकला गिरफ्तारी वारंट? क्यों भारत सरकार ने इस अभिनेत्री को भगोड़ा घोषित कर इनकी जमीन जायदाद जब्त कर ली थी? किस फिल्म निर्माता ने फिल्म बनाने की आड़ में की थी इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश? जानेंगे ममता कुलकर्णी के कंट्रोवर्शियल जिंदगी से जुड़ी और भी कई गहरे राज। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 20 अप्रैल 1972 को ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुकुंद कुलकर्णी था। इनकी 2 बहनें थी, मिथिला और मुलीना। इनकी दोनों बहनें भी हिंदी सिनेमा से जुड़ी रही थी। ममता कुलकर्णी कभी भी हिंदी सिनेमा में नहीं आना चाहती थी, लेकिन इनकी मां की इच्छा थी कि अपनी बेटी को हीरोइन बनाए। और एक दिन ममता की मां ने अखबार में एक ऐड देखा जिसमें लिखा था कि मॉडलिंग एजेंसी को नए चेहरे की तलाश है। उस समय ममता स्कूल में थी। जैसे ही ममता घर आई तो मां ने पूछा कि क्या तुम मॉडलिंग करना चाहती हो? ममता जवाब सोच पाने के लिहाज से काफी छोटी थी, तो उन्होंने कहा, देखते हैं। आगे तुरंत मां ने कहा, ठीक है, शाम को तैयार रहना, हम एक एड एजेंसी के पास जा रहे हैं। ममता उस एजेंसी में पहुंची और उन्हें लगातार मॉडलिंग के ऑफर मिलने लगे। इस वक्त उनकी उम्र मात्र 19 साल थी। मॉडलिंग करने के बाद ममता को साउथ फिल्मों में काम मिलने लगा। उनकी पहली फिल्म 1991 की नन बारगल रही। फिल्म सुपरहिट रही और देखते ही देखते ममता साउथ की फेमस हीरोइन बन गई। पहली फिल्म से ममता इतनी फेमस हो गई कि लोग अपने शरीर पर इनके नाम के टैटू बनाने लगे। जैसे इनकी लोकप्रियता बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहुंची तो इन्हें पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए मिल गई। हालांकि ये फिल्म चली नहीं, लेकिन इसके बाद ही इन्हें सुपरहिट फिल्म तिरंगा मिल गई। लेकिन ये फिल्म नाना पाटेकर और राजकुमार के नाम रहा। इससे ममता कुलकर्णी को कुछ खास फायदा नहीं मिल सका, लेकिन इनकी एक्टिंग और खूबसूरती ने अपना काम कर दिया था, जिससे इन्हें मिली 1993 की फिल्म आशिक आवारा। इस फिल्म से सैफ अली खान और ममता कुलकर्णी दोनों को खास पहचान मिली। इस फिल्म के लिए ममता कुलकर्णी को फिल्म फेयर की ओर से न्यू फेस ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, सनी देओल, आमिर खान, सलमान खान, गोविंदा जैसे बड़े सितारों के साथ काम करते हुए ममता के पास कई फिल्में जरूर थी, लेकिन उन्हें कभी भी टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में जगह नहीं मिली। ममता के करियर के सबसे फेमस फिल्मों की अगर बात करें तो 1995 की करण अर्जुन, 1995 की सबसे बड़ा खिलाड़ी, आंदोलन, 96 की बाजी, 98 की चाइना गेट रही है। दोस्तों, किस्सा है कि 1992 में ममता कुलकर्णी साउथ की फिल्म प्रेम शिकारम में नजर आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।
साउथ में ममता की फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई थी कि उनके चाहने वालों ने उनके लिए हैदराबाद में एक मंदिर बनवा दिया। फिल्म रिलीज के बाद ममता को साउथ से कई फैन मेल आते थे। जैसे ही उन्हें इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने कहा था, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, अगर कभी नेल्लोर से गुजरी तो जरूर उस मंदिर में जाऊंगी। ममता का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी झोली में एक से एक बड़ी फिल्में भी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे देवी के रूप में पूजी जाने वाली ममता कुलकर्णी विवादों से घिर गई। दरअसल 1993 में आई स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज के लिए ममता ने टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, क्योंकि यह तस्वीर उस वक्त के हिसाब से बहुत बोल्ड थी और मैगजीन सामने आते ही ममता कुलकर्णी विवादों से घिर गई। कहा जाता है कि उस समय 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में बेची जा रही थी। इन तस्वीरों की वजह से हर तरफ इनकी कड़ी आलोचना और विरोध प्रदर्शन होने लगा। कुछ संगठन ने तो इनके इस फोटोशूट के लिए आपराधिक केस तक दर्ज करा दिया था। हैरानी की बात तो ये रही कि इस तस्वीर की वजह से ममता कुलकर्णी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था और इनके ऊपर कानूनी तौर पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था। इसके लिए ममता ने माफी मांगी और सफाई दी। एक पुराने इंटरव्यू में ममता ने कहा था कि मैं जानती हूं कि मुझसे गलती हुई है। लोग मुझे बहुत सीधा साधा समझते हैं। जब भी मेरे पास फैन लेटर्स आते हैं तो उसकी शुरुआत आदरणीय ममता कुलकर्णी के साथ होती है। ऐसे में मेरी टॉपलेस तस्वीर आने से मेरे फैंस को धक्का लगा है। मुझे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। लोगों को ज़्यादा ताजुब इसीलिए हुआ क्योंकि मेरी इमेज अलग थी। लोग मुझे देवी की तरह पूजते थे। दोस्तों, फिल्म घातक के गाने मारा रे में ममता की स्पेशल अपीयरेंस थी। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। जब राजकुमार संतोषी ने फिल्म चाइना गेट बनाने का फैसला किया तो उन्होंने ममता को ही साइन कर लिया। राजकुमार कास्टिंग से खुश नहीं थे और हीरोइन बदलने पर विचार कर रहे थे। जैसे ही राजकुमार संतोषी ने उन्हें फिल्म से निकाला तो उन्हें लगातार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के धमकी भरे कॉल आने लगे। छोटा राजन की धमकियां मिलने के बाद राजकुमार ने ममता को ही फिल्म में रखा। फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म को छम्मा छम्मा गाने के लिए पहचाना गया, जिससे उर्मिला मातोंडकर को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। वहीं ममता लीड हीरोइन होकर भी तारीफें हासिल नहीं कर सकी। फिल्म फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह खुलासा किया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन्हें कहा था। ममता के इनकार के बाद राजकुमार ने बदला लेने के लिए उनके ज्यादातर सीन फिल्म से हटा दिए। ममता का आरोप यह भी था कि राजकुमार संतोषी के कहने पर उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी से पहले राजकुमार संतोषी पर कुछ ऐसे ही आरोप मीनाक्षी शेषाद्री भी लगा चुकी हैं। फिल्म चाइना गेट के दौरान ही ममता कुलकर्णी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिससे ये काफी चर्चा में रही थी। दरअसल इस फिल्म में काम करते हुए ममता एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के काफी करीब आ गई, जबकि टीनू पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता भी थे। ममता और टीनू को लेकर कहा जाता है कि इन दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली थी और इस शादी को सबसे छिपा कर रखा गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। एक बार दोनों को टीनू की पत्नी ने बेहद आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ और मामला शांत करने के लिए टीनू ने ममता से दूरी बना ली। हालांकि ममता कुलकर्णी ने इस रिश्ते को लेकर कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन टीनू वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने ममता कुलकर्णी के प्यार में आकर अपने परिवार को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। दोस्तों, एक बार ममता कुलकर्णी एक प्रोग्राम के लिए रांची गई थी, जिसकी वजह से आज तक इनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, तब रांची बिहार राज्य का ही हिस्सा था और यहाँ प्रोग्राम करने के लिए ममता को 1,25,00,000 रुपए मिले थे। उस वक्त यह बहुत बड़ी रकम थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सबके सामने आया और उसकी जांच में पता चला कि चारा घोटाला का कुछ पैसा ममता कुलकर्णी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर किया गया है।
जब ममता कुलकर्णी से इसकी पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे ये पैसे मेरे डांस प्रोग्राम के लिए दिए गए थे। दोस्तों, एक समय ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के अफेयर के किस्से सुर्खियों में थे। दोनों ने ही कभी भी इस रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जिस तरह छोटा राजन अपनी धमकियों से ममता को फिल्में दिलवाया करता था, उससे यह साफ जाहिर था कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर था। जब जांच एजेंसियों से बचने के लिए छोटा राजन को देश छोड़कर भागना पड़ा तो दोनों में दूरियां बढ़ गई। छोटा राजन की गैर मौजूदगी में विकी गोस्वामी ने उनका काम संभाला। ऐसे में ममता और विकी गोस्वामी का नाम जुड़ने लगा और साथ ही छोटा राजन के जाने के बाद ममता को फिल्में मिलनी भी लगभग बंद हो गई थी। और इसी समय दुबई पुलिस ने विकी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जिसके बाद उसे 25 साल की सजा भी सुनाई गई। ठीक इसी वक्त 2002 की फिल्म कभी हम कभी तुम के बाद ममता कुलकर्णी भी अचानक फिल्मों से दूर हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी ने विकी के लिए अपनी फिल्मी दुनिया को छोड़कर दुबई चली गई और ममता ने विकी के प्यार में वो सब किया जो कानूनी रूप से अपराध था। ऐसा कहा जाता है कि दुबई में रहते हुए ममता कुलकर्णी विकी गोस्वामी का सारा काम संभालने लगी। इसके बाद ममता कहाँ गई, कैसे रहती थी, किस हाल में थी, कुछ नहीं पता। साल 2003 से लेकर 2013 तक ममता सबकी नजरों से दूर एक रहस्यमयी अभिनेत्री बनी हुई थी। कुछ मान रहे थे कि इनकी हत्या हो गई है, कुछ मान रहे थे कि इन्हें किडनैप कर लिया गया है। लेकिन फिर साल 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में इनकी एक फोटो छपी, जिसमें लिखा था कि ममता ने विकी गोस्वामी के साथ दुबई के जेल में ही शादी कर ली है। साथ ही ममता कुलकर्णी ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म अपना लिया है, जिसके बाद ममता ने अपना नाम आयशा बेगम और विकी गोस्वामी ने अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया था। कुछ साल बाद अच्छे व्यवहार के चलते विक्की गोस्वामी को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद विक्की और ममता दुबई छोड़कर केन्या शिफ्ट हो गए। फिर साल 2014 में ममता की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसमें ममता एक योगिनी के रूप में नजर आ रही थी। कभी टॉपलेस फोटो शूट कराने वाली इस खूबसूरत अभिनेत्री का ये रूप देखकर सब कोई हैरान हो गए। इसके बाद साल 2016 में ममता कुलकर्णी के ऊपर फिर से एक बड़ी मुसीबत तब आ गई जब मुंबई पुलिस ने 2000 करोड़ के नशीली दवाइयों का एक रैकेट पकड़ा। आरोप था कि दोनों केन्या में एक बड़ा ड्रग रैकेट चला रहे हैं। नाम आने के बाद दोनों की तलाश शुरू हुई, लेकिन दोनों ही नहीं मिले। 2016 में ठाणे की एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया और 2017 में ममता कुलकर्णी की मुंबई स्थित संपत्तियों को भी जब्त कर ली गई। अब ममता पूरी तरह से लापता थी। उनका नाम भारत की वांटेड लिस्ट में था। किसी को ममता की कोई खबर नहीं थी, लेकिन इतने सालों बाद हाल ही में कुछ दिन पहले साल 2024 में ममता भारत वापस आई और आते ही उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें ममता अपने आप को एक सन्यासी बता रही थी। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर भगवान की शरण में है और अब वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। ममता कुलकर्णी की माने तो उन्होंने कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगनगिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और वह 2 साल से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और वो अब भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। ममता भी आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती हैं, आध्यात्मिक डिबेट में हिस्सा लेना चाहती हैं, सबको जोड़ना चाहती हैं। दोस्तों, ममता कुलकर्णी ने 2013 में अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी रिलीज की थी। इस दौरान फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने की वजह बताते हुए कहा था कि कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं, जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं।
मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई हूँ। दोस्तों, अब आगे देखना ये दिलचस्प होगा कि ममता कुलकर्णी का जीवन आगे कैसा बीतता है। दोस्तों, ममता कुलकर्णी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये किस्सा पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।